हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि थेरी डेजर्ट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था एजियन सी को लेकर के, तो एजियन सी को अगर हम मैप में व्यू करें, एजियन सी मेडिटेरियन सी के एक आर्म के रूप में लोकेटेड है और इसकी जो सर्दर्न बाउंड्री है वो क्रेटे जो आइलैंड है वो शो करता है। एजियन सी जो है वो डार्डानेल्स स्ट्रेट के थ्रू सी ऑफ मार्मरा से कनेक्टेड है। कुछ टाइम पहले जो टर्की कंट्री है उन्होंने वार्निंग दी कि जो ग्रीस है वो यहाँ पर जो भी आइलैंड्स लोकेटेड है उनका डीमिलिटराइजेशन करे, क्योंकि उनकी जो मिलिट्री की जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर शो हो रही है। इसी के बेसिस पर एजियन सी जो है वो न्यूज़ में बना हुआ था और इसकी जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कुछ इंपोर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पार्लियामेंट से पूछा है कि एनजेएसी 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो प्रोसीजर हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट है उसको लेकर के कमीशन बने और उस कमीशन में जो है वो एग्जीक्यूटिव का रोल भी शो हो, तो उसको लेकर के फिर जुडिशरी जो है उन्होंने इसको स्क्रैप कर दिया। आज का जो टेक्स्ट जो पेज आता है द हिंदू का उस पर भी एनजेसी के बारे में बेसिक फीचर जो है, बेसिक जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताया हुआ है। देखो, जजेस का जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है ये 3 जजेस केस हुए थे जिसके थ्रू इवोल्वमेंट हुआ है, इवोल्व होकर के आया ये प्रोसीजर। और फिर गवर्नमेंट जो है वो 2014 में इसमें चेंज करना चाह रही थी, लेकिन फिर जुडिशरी ने इसको स्क्रैप कर दिया कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ये क्या करता है, वायलेट करता है। देखो, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो टर्म है वो भी केसेस के थ्रू इवोल्व हुआ, और अदर टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट जो भी प्रोविजन या टर्म जो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेफ रिगार्डिंग प्रोवाइड करते हैं उन सभी को बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया गया। तो उसी में शामिल है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो यहाँ पर जो हमारी जुडिशरी है उन्होंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा कि अगर एनजेसी प्रोसीजर एस्टेब्लिश होता है तो इसकी वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो खत्म होगी, मतलब हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट होगा। देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमारा मेंस का पेपर होता है उसमें इसी तरीके की टर्म्स को देकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो टर्म्स होती हैं इनको लेकर के आपकी क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। सॉवरेनिटी मतलब पार्लियामेंट में अपने आप में, सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता, ओके। और ये जो टर्म है वो हमारे प्रियम्बल में भी इंक्लूड है, मतलब हम जो हैं वो खुद के डिसीजन लेने के लिए खुद तैयार रहें, खुद के डिसीजन खुद लें। हमारे जो रिलेशन है अदर कंट्रीज के साथ में, खुद की कंट्रीज के साथ में, खुद हमारे जो इंटरनल मैटर्स हैं उनके डिसीजन लेने में हम सॉवरेन रहें। तो यहाँ पर एनजेसी के बारे में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्लियर किया है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसको इसको लेकर के अपना जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रखना चाहिए, इसका जो प्रोसीजर है वो एस्टेब्लिश करना चाहिए, इसमें कुछ अमेंड करके इस प्रोसीजर को एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ओके। तो एनजेसी से रिलेटेड बेसिक टर्म्स हैं, साथ ही साथ में जो भी पॉलिटिकल जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म है वो हमने कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर आरबीआई जो है, हमारे गवर्नर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जो हैं उन्होंने आरबीआई को वेडनेसडे को जो पॉलिसी रेपो रेट है उसको 35 बेसिस पॉइंट्स के साथ में इंक्रीज किया है 6.25% के साथ में, ओके। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि रेपो रेट की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसके अगर हम प्रीलिम्स में देखें तो बहुत ही ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसी को लेकर के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपका करंट अफेयर्स में रिलेटेड कोई इश्यू अगर न्यूज़ में है तो उसको लेकर के क्वेश्चन आएंगे, या फिर अगर इसी तरीके का जो भी बेसिक टर्म रेपो रेट को लेकर के या फिर रिवर्स रेपो रेट को लेकर के, इन सभी को लेकर के जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स में डेफिनेशन बेसिस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको एग्जांपल दिए जाएंगे कि इस तरीके से
कोई वो प्रॉब्लम है तो इसमें बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा रिवर्स रेपो रेट को या रेपो रेट को, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में प्रीलिम्स के लिए आपके बेसिक जो फंडाज है वो क्लियर होना जरूरी है। तो रेपो रेट क्या होती है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बिम्स्टेक के बारे में। राइटर जो है उन्होंने सबसे पहले बात की है शार्क की, कि 8 दिसंबर जो है उसको शार्क चार्टर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 37 ईयर्स पहले साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, इन सब ने मिलकर के इसको एस्टेब्लिश किया था कि साउथ एशिया जो रीजन है वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाएगा। अफगानिस्तान ने इसको बाद में ज्वाइन किया था, लेकिन अगर हम डिस्कस करें जो मेन ऑब्जेक्टिव था सार्क का वो कंप्लीट नहीं हो पाया। 2014 से सार्क की जो मीटिंग है वो रेगुलर नहीं हो पाई, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, और उसमें भी अगर हम बेसिक जो टर्म्स डिस्कस करें तो टेररिज्म, इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिले, तो उसी के बेसिस पर जो है वो रेगुलर इसकी मीटिंग नहीं हो पा रही है। तो राइटर का यहाँ पर बोलना है कि जिस तरीके से शार्क ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था कि साउथ एशिया जो रीजन है उसके ग्रोथ को इसमें डिसाइड किया जाएगा, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसके अल्टरनेट की यहाँ पर बात की गई है कि टाइम के साथ में जो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। राइटर ने यहाँ पर आसियान कंट्रीज़ की भी बात की है कि आसियान जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने टाइम के साथ में अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन के रूप में काम किया है, उनके अपग्रेडेशन के लिए काम किया है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो 10 कंट्रीज़ है आसियान ग्रुप में, उन कंट्रीज़ की जो रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशंस है, जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो राइटर ने यहाँ पर बताया है कि अल्टरनेट तो हमने चूज किया है बिम्स्टेक, इसमें जो है 5 कंट्रीज जो हैं वो है साउथ एशिया के, और 2 कंट्रीज जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड। ओके, तो इन कंट्रीज ने मिलाकर के, तो यहाँ पर राइटर का बोलना है कि जिस मेन ऑब्जेक्टिव कि साउथ एशिया के ग्रोथ के लिए काम किया जाएगा, वो शार्क ग्रुप के थ्रू तो वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हम बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस करें। राइटर ने इंपॉर्टेंट फोकस किया है कि जिस तरीके से मीटिंग रेगुलर ना होने की वजह से सार्क ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से रेगुलर नहीं हो पा रहा है, उस तरीके से बिम्स्टेक में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पर राइटर ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात की है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है एस्टेब्लिश हो, तभी जाकर के जो बायलैटरल रिलेशन है या कंट्रीज के साथ में जो रिलेशन है वो काफी अच्छे से एस्टेब्लिश होंगे। ओके, अब यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने जो शार्क ऑर्गेनाइजेशन के एक तरीके से डिक्रीज की बात करें तो इसमें फोकस किया गया है कि टाइम टू टाइम जो हमारा इंडिया है या अदर कंट्रीज हैं शार्क ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने अदर एग्रीमेंट के ऊपर फोकस किया, जैसे कि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते थे, लेकिन जो पाकिस्तान है उन्होंने इसके ऊपर फोकस नहीं होने दिया, जिसकी वजह से ही ये जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज स्टेज में है। तो हमें बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी मिस्टेक्स को फॉलो नहीं करना है जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और यहाँ पर बताया गया है टूरिज्म के बारे में। कुछ यहाँ पर स्टार्टिंग में जो राइटर हैं उन्होंने बोला है कि जो हमारे टूरिस्ट हैं उनकी में अगर हम क्राइम की बात करें तो टाइम के साथ में काफ़ी ज़्यादा राइजिंग ट्रेंड जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जो राइटर है उन्होंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि कौन सा इशू जो है वो कहाँ पर देखने को मिला है। जैसे कि 2018 में उन्होंने एक लात्वियन टूरिस्ट जो हैं उनके रेप और मर्डर के बारे में बताया गया है कि 2 मैन जो हैं उनको केरला सेशन कोर्ट ने क्या किया था, सेंटेंस किया था, मतलब उनको पनिशमेंट दिया गया था। और 12 ईयर ओल्ड रशियन गर्ल एक गोवा में 6 अप्रैल को इसी साल रेप किया गया, और रेपिस्ट जो है वो द रेपिस्ट वाज एन एम्प्लॉय ऑफ द होटल इन विच द गर्ल वाज स्टेइंग विद हर मदर। मतलब जिस होटल के एम्प्लॉय हैं उन्हीं ने ये जो सारी इशू हैं उनके थ्रू जो है वो क्रिएट हो पाए। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है, राइटर का ये बोलना है कि देखो अगर हम केसेस की बात करें तो
2020-21 में कम रजिस्टर हुए। इसका बेसिक रीजन क्या था कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो टूरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज स्टेज में था। तो राइटर ने यहाँ पर बताया है कि देखो केसेज बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो हमें फोकस करना है कि जो टूरिस्ट हैं उनमें एक पॉजिटिव पॉइंट इंडिया के लिए जाए। और वो कब जाएगा, जब एक टूरिस्ट पुलिस जो है वो एक स्पेसिफिक पुलिस जो है वो बनाई जाए, जो टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, जो हमारे टूरिस्ट हैं उनकी सेफ्टी के लिए काम करे। तभी जाकर के जो टूरिज्म है वो मैनिपुलेट एक तरीके से हो पाएगा। अभी G20 ग्रुप की जो नेक्स्ट ईयर 80 साल से अभी 1 दिसंबर से हमें जो प्रेसिडेंट से मिली है, और नेक्स्ट ईयर जो भी हमारी मीटिंग्स होंगी अलग अलग एरिया में, वो इनडायरेक्टली जो है वो हमारे टूरिज्म को या फिर इंडिया का एक विजन या इंडिया की एक बेसिक जो पॉइंट है कि इंडिया किस तरीके से, इंडिया में कौन कौन से एरिया है, कौन कौन सा आर्किटेक्चर है, कौन कौन से सिटीज है जहाँ पर काफ़ी अच्छे वेल डेस्टिनेशन है, इन सभी को प्रमोट करने के लिए कोशिश किया जाएगा। तो टूरिज्म सेक्टर का एक वास्ट एरिया है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं उसको अट्रैक्ट कर सकता है इंडिया। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम है उनकी सेफ्टी, और केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो सेफ्टी के लिए जो भी हमारी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है वो बेहतरीन होने चाहिए, ताकि इस तरीके के इशू जो हैं वो नेक्स्ट टाइम ना देखने को मिले। तो टूरिस्ट पुलिस जो है वो इसका एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए एनजेसी जो अभी हमने डिस्कस किया है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एनजेसी जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग का जो पेज है उस पर कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, और उसी के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई हैं कि किस तरीके से 4-1 मेजोरिटी से जो एनजेसी जो है उसको स्क्रैप किया गया था। और बेसिक पॉइंट क्या था कि जो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि देखो अभी प्रेजेंट टाइम में वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 351 जो है वो बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हिंदी को प्रमोट करने के लिए काम करेगी। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्जाम होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में कराने का अभी कोई भी प्लान नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो पिटीशन है कि दलित कन्वर्ट, वो लोग जो अदर रिलीजन से कन्वर्ट होकर के, मतलब दलित जो है वो कन्वर्ट होकर के अदर रिलीजन के लोग जो हैं वो एससी में कन्वर्ट हुए हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर के पिटीशन डाली गई है। तो देखो इसको लेकर के कमेटी बनाई गई है, केजी बालकृष्णन जो कमेटी है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि केजी बालकृष्णन जो कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशन दे, फिर उसी के बेसिस पर डिसाइड होगा कि जो कन्वर्ट लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, हाँ देखो डिमोनेटाइजेशन को लेकर के हमने कल भी डिस्कस किया कि डिमोनेटाइजेशन जो प्रोसीजर था इसको लेकर के पिटीशन डाली गई कि किसका आंसर था, किसका प्रोसीजर था, किसने इसका इनिशिएट किया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि हम इस चीज़ को सीरियस तरीके से ले रहे हैं, और आरबीआई इसको अपनी रिपोर्ट दे कि ये जो भी इशू देखने को मिला या जो भी ये प्रोसीजर हुआ डिमोनेटाइजेशन का, इसमें जो बेसिक एडवाइस है या बेसिक जो भी पॉइंट है वो किसने अपनी तरफ से रखे थे। ओके, यहाँ पर लोकसभा में देखो कल भी हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन स्टार्ट हो रहा है इसमें 17 डेज का प्रोसीजर रहेगा, और उसमें बिल की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अमेंड करने का बिल, जिसको लेकर के यहाँ पर अब देखो बिल जो है और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने इसको लेकर के फोकस भी किया कि कुछ ही टाइम में जो है वो बहुत सारे बिल यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, और अगर विदाउट डिस्कशन पास होते हैं तो फिर उनको लेकर के प्रॉब्लम जो है वो बनी रहेगी। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के बोल दिया है कि इंडिया जो है वो यूनिलेटरल अटेम्प्ट जो है इंडिया विल नॉट टॉलरेट एनी यूनिलेटरल अटेम्प्ट टू चेंज LAC, मतलब कोई कंट्री चाइना जो है वो अपने लेवल पर ही बॉर्डर एरियाज को अपने तरीके से अमेंड करता रहे तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि बायलेटरल रिलेशन है तो जो भी इशू है उनको बायलेटरल तरीके से ही सॉल्व किया जाए। ओके,
यहाँ पर G20 ग्रुप के बारे में बताया गया है कि G20 ग्रुप जो है इसमें जो ग्लोबल इश्यूज है जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया और रशिया यूक्रेन वॉर प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू है, इन सभी के ऊपर मेजर फोकस जो है वो किया जाएगा और इन सभी को टारगेट करने के लिए इनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो सेंट्रल जो है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने गूगल को ये बोला है कि जो भी ऑनलाइन बैटिंग एड्स होते हैं उनको पब्लिश करना आप एक तरीके से स्टॉप करो, क्योंकि बैटिंग के जो इशू हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और कोविड में ये इस तरीके के जो ऐप है, इस तरीके के जो एडवर्टाइजमेंट है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यूथ एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इससे इन्फ्लुएंस हुई है और इसकी वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा इशू भी देखने को मिले हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो क्लीन एनर्जी के बारे में बताया गया है। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना एक आउट स्ट्रक्चर रखा है कि 2030 तक हमने टारगेट लिया है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करने का। तो इसके लिए हमें $2.44 ट्रिलियन का ट्रिलियन रुपीस का जो खर्च है वो देखने को मिलेगा। ओके, तो देखो ये रुपीस का जो सिंबल है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये जो साइन है पहले इसकी जगह RS वर्ड जो है वो हम रुपीस को या फिर रुपीस हिंदी में रुपीस जो है या रुपये जो है वो लिखते थे। तो ये जो सिंबल है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था और कब जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो यहाँ पर देखो क्लीन एनर्जी के लिए इंडिया ने फोकस किया है, इंडिया ने टारगेट भी लिए हैं। 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था उसमें इंडिया ने अपने टारगेट डिसाइड किए गए थे और हर कंट्री ने अपने कुछ टारगेट डिसाइड किए थे कि कितना एमिशन हम कम करेंगे और जितना एमिशन हुआ है उसको किस तरीके से हम कर्व करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। साथ ही साथ में लास्ट ईयर ग्लासगो जो सबमिट हुई उसमें भी इंडिया ने अपने जो टारगेट्स है उनको रखा कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव करेंगे। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।